स्वागत है जम्मू संगवारी मन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता चल गया होगा और आप जानते भी हैं कि आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। ये राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक विशेष और उमंग का दिवस भी है, क्योंकि इसी दिन ही ऐसी परंपरा बन पड़ी है हमारे राज्य में कि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा के संदर्भ में अधिसूचना निकालती, नोटिफिकेशन निकालती, मतलब रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन आता है और ये आ चुका है। जितने राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं प्रतिभागी एस्पिरेंट्स, उनको दिल्ली आईएएस एकेडमी और हमारे टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं। आप देख चुके होंगे एडवर्टाइजमेंट कि जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें 238 पदों पर भर्ती का एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। अब ये भी आप जानते होंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग क्लास 2 और क्लास 3 इस स्टेट सर्विस के माध्यम से, स्टेट सर्विस एग्जाम के माध्यम से क्लास 2 और क्लास 3 के पदों पर भर्ती करती है। तो इस बार 238 पदों पर भर्ती होने जा रहा है। तो इस 238 पदों पर जो भर्ती हो रही है या जो पहली बार अपीयर हो रहे होंगे राज्य लोक सेवा की परीक्षा के लिए, उसके लिए एक सामान्य जानकारी लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि कोई भी अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरते समय कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखे। उनको एक ऐसा इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि वो मिस्टेक ना करे। तो बात करता हूं इसमें वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा इशू होता है वो एज को लेके होता है। एज की कहानी होती सबसे बड़े। तो अगर देखा जाए एज को लेके, एज क्राइटेरिया को लेके अगर देखें तो बताया गया है इसमें कि मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर होना चाहिए। 21 साल आपकी आयु पूर्ण हो। मैं एज पर बात कर रहा हूं, फिर क्वालिफिकेशन पर आता हूं। 21 साल की आयु आपकी पूर्ण हो। दूसरा चीज बोला गया है कि अब जो बोल रहा हूं उसको समझना है। लास्ट जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर है, लेकिन 30 ईयर उनके लिए है जो अनरिजर्व है, एसटी एससी ओबीसी नहीं है, उनके लिए 30 ईयर जो है। लेकिन यहां पर यह भी बोला है कि अगर वो राज्य का डोमिसाइल रखते हैं, मूल निवास उनके पास है, तो मूल निवासी है, तो ये एज जो है वो 35 चले जाता है, 35 वर्ष होगा। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है और वो ना एसटी है, ना एससी है, ना ओबीसी है, तो उनके लिए 35 ईयर है। लेकिन आप जानते होंगे वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ के मूल निवासियों को ही कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है रिक्रूटमेंट में, और वो रिलैक्सेशन है 5 साल। मतलब कोई भी अनरिजर्व एस्पिरेंट्स अगर फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वो डोमिसाइल होना चाहिए लोकल यहीं का। अगर वो यहीं के पर्सन है तो वो 40 साल के एज तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब ये एज कहां से काउंट करना है उस पर आता हूं मैं। तो प्राइमरी ये समझना है कि बोला गया मिनिमम एज है, ये जो लिखा गया है वो मिनिमम एज है। आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 30 साल होनी चाहिए। अब आप जानते होंगे कि इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया जैसे हमारे यहाँ का मैं डोमिसाइल इसीलिए लिखा कि अगर वो मूल निवासी है तो 35 साल। अगर वो यहाँ का मूल निवासी, ने एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, मान लीजिए वो मध्य प्रदेश का निवासी है, अब वो किसी भी कैटेगरी में एसटी एससी ओबीसी या नॉन कैटेगरी हो, तो उसकी आयु 30 तक ही देखी जाएगी, उसको नहीं देना है ये रिलैक्सेशन। ये मूल निवासी के लिए, अब यहाँ के जो भी मूल निवासी चाहे एसटी एससी ओबीसी या नॉन कैटेगरी हो, वो 35 साल है। कैटेगरी का रिलैक्सेशन 5 साल और है, वो अलग बोल रहा हूं। आगे मैं नॉन कैटेगरी को लेकर चल रहा हूं तो 35 साल है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल एज रिलैक्सेशन और दे रही है 2028 तक, दिसंबर 2028 तक जो भी भर्ती होगा उसमें 5 साल का छूट मिलेगा यहाँ के मूल निवासियों को, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, उन लोग को मिलना ही है। ठीक, ये तो जानते होंगे आप। एसटी एससी ओबीसी या कैटेगरी अगर बोल दूं तो इनको एज रिलैक्सेशन इस नोटिफिकेशन के थ्रू मिला हुआ है 5 साल। इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है एसटी एससी ओबीसी को। और यह भी बताया गया है कि जितना उम्र में छूट है उसका जो क्राइटेरिया है वो लास्ट है, मतलब जितना भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो 45 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो नौकरी पेशा है उनको भी एज रिलैक्सेशन है, तो सामान्यतः जो नौकरी पेशा वाले हैं वो
पूरे इंफॉर्मेशन को पढ़ लेंगे। मैं बेसिकली उनको टारगेट कर रहा हूं जिनको थोड़ा से रहता है कि एज की क्राइटेरिया क्या है, नहीं समझ आ रहा है, तो समझ गए होंगे ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 30 ईयर। लेकिन अगर आप यहाँ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपको 35 ईयर, और नॉन कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं। अगर आप कैटेगरी हैं तो कैटेगरी का एडवांटेज 5 साल और आपको मिलने वाला है। अगर आप यहाँ के मूल निवासी हैं, नॉन कैटेगरी हैं, तो 5 साल रिलैक्सेशन राज्य सरकार दे रही है दिसंबर 2028 तक के रिक्रूटमेंट में। मतलब नॉन कैटेगरी कोई पर्सन है, छत्तीसगढ़ का निवासी है, तो उसका लास्ट एज है 40 ईयर्स। मतलब 21 साल से 40 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति है वो इस स्टेट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डेट कहां से काउंट होगा कि आप 21 साल के हैं कि नहीं है, तो वो है 1 जनवरी 2025। अगर इस डेट पे 1 जनवरी 2025 के डेट पे आपकी आयु 21 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब आप स्टेट सर्विस 2025 के फॉर्म के सबमिशन के लिए एप्लीकेबल हैं या एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। एज से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की और आपको समस्या लगे तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, हम आके फिर से क्लियर कर देंगे। लेकिन सामान्यतः ये स्थिति है। अब क्वालिफिकेशन पर बात कर लेता हूं, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो बोला गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या उसके इक्विवेलेंट समकक्ष, एक शब्द में बोला जाए तो आपको ग्रेजुएट होना है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, बीए, जो भी है, आर्ट स्ट्रीम से हो, आप ग्रेजुएट हो, या लॉ या जैसा भी, एग्रीकल्चर, बहुत सारे उसके इक्विवेलेंट जो भी ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग हो सकता है, उसके इक्विवेलेंट जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है सब मान्य है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, वहां से आप ग्रेजुएट हो। तो ग्रेजुएट हो, 21 साल की आयु पूर्ण होना चाहिए। अब स्पेशली वहां पर देखेंगे तो डीएसपी के लिए बताया गया 21 मिनिमम, 28 मैक्सिमम, लेकिन कैटेगरी उसको 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा वहां पर। एसटी, अब मैं बोलूं कि डीएसपी अगर कोई बनना चाह रहा है तो नॉन कैटेगरी है तो उसको 28 एज कंप्लीट हो जाना चाहिए, 28 एज लास्ट है। अगर उसका इस डेट के अकॉर्डिंग 29 एज हो गया है तो डीएसपी के लिए जब आप इंटरव्यू देंगे तो उस समय वो प्रेफरेंस नहीं भर सकते हैं डीएसपी का। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी को वहां पर रिलैक्सेशन है एज का, जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो एक तो ये है। इस स्टेट सर्विस की बात किया जाए तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो 238 पद के लिए है, और लगभग इसमें देखा जाए तो 80 से अधिक पद जो है वो क्लास 2 के हैं। पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखें तो डीएसपी और डीसी के पद ज्यादा हैं। जैसे इस बार अगर बात की जाए तो डिप्टी कलेक्टर के पद, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए जो डिप्टी कलेक्टर पद नाम होता है उसके 14 वैकेंसीज हैं, 28 जो है वो डीएसपी के हैं। इसमें नायब तहसीलदार के 53 पोस्ट है, 53 सबसे ज्यादा। और सीएमओ ख एंड ग जो कि राज्य सेवा के माध्यम से लिया जा रहा है, 2019 में भर्ती आया था इसका, फिर भी अभी 2-3 स्टेट सर्विस में भर्ती नहीं होता। इस बार 51 पदों की भर्ती हो रही है सीएमओ के लिए। आप बीच में सुने भी होंगे कि सीएमओ की भर्ती आनी, उसको स्टेट सर्विस के साथ लिया जा रहा है, क्योंकि रूल्स में अमेंडमेंट करके इसको स्टेट सर्विस के थ्रू ही जोड़ दिया गया था। नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो सीएमओ बहुत बड़ी संख्या के साथ है इसमें। नायब तहसीलदार हर बार की तरह इस बार भी अच्छी खासी संख्या के साथ नायब तहसीलदार का पोस्ट है। डिप्टी कलेक्टर के भी अच्छे खासे पोस्ट है, डीएसपी भी ठीक ठाक पोस्ट है। अगर देखा जाए तो ये सब महत्वपूर्ण पोस्ट है जिनकी संख्या ज्यादा है। तो 238 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए, और लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025। ये डेट है, अप्लाई कर सकते हैं आप इस डेट पे। मैं बोल रहा हूं कि आपका एज मिनिमम 21 हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, तब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो वो भी मान्य है। भारत से कहीं से भी कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या इसी को लेके होता है
कि एज कब से काउंट होगा, और दूसरा रिलैक्सेशन का स्टेटस क्या है। अब चलते हैं सिलेबस पर। आप सभी को जानकारी होगा कि ये जो है, जो स्टेट सर्विस के एग्जाम है, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन SSE 2025 जिसका नोटिफिकेशन आप देखे होंगे। इस स्टेट सर्विस के एग्जाम में, एग्जाम जो है वो दो फेस में होता है। एक पहला कहलाता है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा कहलाता है मेन एग्जाम, तो जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इसमें सिलेबस रहता है, दो पेपर होते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट का कनेक्शन जीएस से है, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन। पेपर नंबर सेकंड का कनेक्शन है CSET, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण बोल दिया गया है। पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड दोनों जो है वो 100 क्वेश्चन के होते हैं। 100 प्रश्न के साथ ये भी रहेगा, 100 प्रश्न के साथ ये भी रहता है। जो 100 प्रश्न है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1 भाग 1, इसमें रखा गया है इंडियन जीएस को, भारत का जो भी सामान्य अध्ययन है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी संविधान जिसको आप पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करेंट, जनरल साइंस, ये सब मिलेगा आपको, सामान्य विज्ञान वगैरह। वहीं सेक्शन 2 में रखा गया है जीएस ऑफ छत्तीसगढ़, भाग 2 है इसका, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। मैं सीजी लिख दे रहा हूं सीधा। अब जो ये 100 क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 से आएगा, और जो 50 क्वेश्चन है वो आना है पार्ट 2 से। हर क्वेश्चन में मार्किंग है 2 अंक। मतलब अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, पेपर नंबर 1 का मार्किंग अगर देखें तो 200 अंक का ये पेपर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। मतलब अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें 2 नंबर है, मतलब सीधा 1/3 माइनस होगा आपका, जो एक्चुअल मार्क्स मिले रहेगा उसमें आपको। तो 2 का 1/3 निकालेंगे तो 0.66, मैं अप्रॉक्सीमेट बोल दे रहा हूं, 0.7 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके स्कोर से। तो ये भी ध्यान रखना होता है कट ऑफ को लेके। फिर अगर बात किया जाए इसमें, तो ये पेपर जो है ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई नहीं है, मेरिट भी बनेगा। ये क्वालिफिकेशन के साथ मेरिट है, मतलब यहां पे आपको क्वालिफाई भी करना है और मेरिट में भी आना है। अब क्वालिफाई करने के लिए कंडीशन बताया गया कि अगर आप कैटेगरी से हैं, कैटेगरी का मतलब समझते होंगे, ST, SC, OBC। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, या अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, तो आपको जीएस पेपर में मिनिमम मार्क्स चाहिए ही 23। इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं तो 46 नंबर चाहिए ही, क्वालिफाई करना है। लेकिन मेरिट में आना जरूरी है, क्योंकि 238 पोस्ट है, उसका 15 मल्टीपल लिया जाएगा, 15 गुना मेन एग्जाम के लिए। तो उसके लिए मेरिट बनता है। तो उस मेरिट में अगर आप आए तो अगले फेस में आप इंटर कर चुके हैं। अगर आप कैटेगरी नहीं है, उसी को बोल रहा हूं मैं नॉन कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी से नहीं है, नॉन कैटेगरी है, तो आपको चाहिए जीएस पेपर में 33 मार्क्स, 66 नंबर। लेकिन 66 नंबर लाने के बाद आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर लेंगे, मेरिट में 15 मल्टीपल में आपका नाम आना चाहिए। इसीलिए मैं बोला कि जीएस का पेपर क्वालिफाइंग के साथ साथ मेरिट है, यहीं से मेरिट डिसाइड होता है। सेम कहानी CSET के पेपर को लेके है। जैसे मैंने यहां बताया कि 100 क्वेश्चन है, यहां भी 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 अंक का होता है, मतलब 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें एप्टीट्यूड है, अंक गणित, इसमें तार्किक योग्यता है, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल है, अंतरवैयक्तिक संचार कौशल है। इसी में भाषा आपको मिलेगा हिंदी और छत्तीसगढ़ी, भाषा में हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों, और इन सब से आएगा 100 क्वेश्चन। और यहां पर ये केवल जो है वो क्वालिफाई ही करना है, इस पेपर को केवल पास करना है आपको। जैसे यहां समझाया
कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको मेरिट में आना है। यहां क्वालिफाई करने के साथ साथ मेरिट जरूरत नहीं है आपको। अगर कैटेगरी से हैं तो केवल उस पेपर में इतने नंबर चाहिए, अगर आप नॉन कैटेगरी हैं तो उसमें पेपर में आपको इतने नंबर चाहिए, आप सेकंड पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन सेकंड पेपर क्वालिफाई कर इसका मतलब स्टेट सर्विस क्वालिफाई कर लेंगे, ये नहीं है। आपको जीएस के पेपर में मेरिट में आना पड़ेगा। जो मेन एग्जाम के लिए इंटर करेंगे वो टोटल पोस्ट का कैटेगरी वाइज है, रिजर्वेशन है, तो इसके 15 मल्टीपल लोग ही इंटर करेंगे मेन के लिए, मतलब उसके 15 गुना में आना है। लेकिन पोस्ट अलग अलग है ना भाई, एसटी के लिए रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए रिजर्व है, और बाकी बच गया वो अनरिजर्व है। तो उसके बेसिस पर ये कहानी चलेगा, आगे होगा थोड़ा समझ। तो ये है प्रीलिम में स्टेटस। जो अगला कहानी है वो मेन एग्जाम को लेके है। मेन एग्जाम में अगर देखें मुख्य परीक्षा, तो जो मेन होता है उसमें पेपर है 7 पेपर है। जो मेन एग्जाम है उसमें 7 पेपर है। तो 7 पेपर है, हर पेपर में स्कोर है 200। यहां निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्वालिफाई करना ही है हर पेपर को। कैटेगरी 23% मार्क्स 40 नंबर, नॉन कैटेगरी 33% मार्क्स 66 नंबर। लेकिन क्वालिफाई करने से आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आने वाला है, आपको मेरिट में आना पड़ेगा, क्योंकि 3 मल्टीपल को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो 3 मल्टीपल में आना पड़ेगा। केवल क्वालिफाई करने से मेन क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, आपको मेरिट में आना पड़ेगा फिर से, जितने जितने अलॉट किए होंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट उसके अकॉर्डिंग। हर पेपर 200 अंक का होता है, मतलब 7 पेपर है तो मेन का टोटल स्कोर है 1400, 1400। और हर पेपर में 200 अंक है, जिसमें से पहला पेपर जो रखा गया है वो है, पहला पेपर है पेपर नंबर फर्स्ट। जो पहला पेपर है वो है लैंग्वेज का, भाषा। अब भाषा 3 है। अब इसको भी पार्ट में बांटा गया है, मैं पार्ट में पार्ट पी लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। पार्ट ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। पार्ट 1 में रखा गया हिंदी को, पार्ट 2 में रखा गया है इंग्लिश को, अंग्रेजी को, और पार्ट 3 में रखा गया है छत्तीसगढ़ी को। और 200 मार्क्स का पेपर है बोल रहा हूं, तो 200 मार्क्स का पेपर है, मतलब ये बांटा गया होगा स्कोर को। इसको दिया गया है 100 मार्क्स, हिंदी का वेटेज है, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी का 50-50 मार्क्स का वेटेज है। ये स्टेटस 200 अंक जो आना है। वहीं देखें अगर तो दूसरा नंबर जो पेपर है, पेपर सेकंड है, वो है ऐसे का निबंध। और निबंध में 4 निबंध लिखना होता है, 2 इशू है, एक नेशनल इंटरनेशनल इशू पर बेस्ड आएगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्या पर आएगा। 4 निबंध आएगा वहां से, उसमें से 2 पे लिखना है 750 वर्ड्स में, 750 शब्द में, टोटल 1500 शब्द में। दूसरा आएगा स्टेट इशू, राज्य से संबंधित मुद्दे, वहां पर भी 4 निबंध रहेगा, उसमें से 2 लिखना है 750 वर्ड्स में, 750 शब्द में। तो ये फिर 200 अंक का रहेगा। यहां से ये 100 अंक का और ये 100 अंक का। जो तीसरा पेपर है वहां से लेके पूरा 7वां पेपर तक, अब एक साथ बता दे रहा हूं, तीसरा से 7वां तक ये पूरा जीएस का पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है। सामान्य अध्ययन को रखा गया है, यहां सामान्य अध्ययन नहीं बोला गया, यहां सामान्य अध्ययन बोला गया। अब ये पूरे जो 5 पेपर है वो 3 पार्ट में बटे हुए हैं, 3 पार्ट में ये बटा हुआ है। और इसका वेटेज दिया गया है 75, 75 और 50। ऐसा करके हर पेपर में 3 पार्ट है और बटा हुआ है। जैसे मैं बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। पेपर नंबर 3, इसमें हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री है, सीजी हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री को पार्ट 1 में रखा गया है, सीजी हिस्ट्री को पार्ट 3 में रखा गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन और पब एड को पार्ट 2 में रखा गया है।
पेपर नंबर 4 इसमें जनरल साइंस है, अप्लाइड साइंस है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है और मैथ्स रीजनिंग है। तो जो जनरल साइंस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो पार्ट 1 में है, और पार्ट 3 में है अप्लाइड साइंस, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन वगैरह को लेकर, टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर। पार्ट 2 में है मैथ्स एंड रीजनिंग। पेपर नंबर 5 जीएस का पेपर नंबर 3 जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। तो दोनों जियोग्राफी, इंडिया और सीजी, इकोनॉमी इंडिया एंड सीजी। तो जो जियोग्राफी है भारत का वो पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में, और जो छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी वो पार्ट 3 में है। इंडिया की इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी ये पार्ट 1 में है। वहीं पेपर नंबर 6 इसका टाइटल है दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ का सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक परिदृश्य। तो दर्शन शास्त्र पार्ट 1, समाज शास्त्र पार्ट 2 और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य जो है वो पार्ट 3 में है। वहीं पेपर नंबर 7 जिसका स्कोर अभी देखे रिजल्ट आया है स्टेट सर्विस 2024 का, उसमें स्कोर उतना होता नहीं है और पेपर ही वैसा है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है सोसाइटी और उससे रिलेटेड एक्ट, जिसमें से भारत के 9 एक्ट का जिक्र है, और वही पार्ट 1 फिर से सब पार्ट में बटा है, जिसमें से पहले में बोला गया भारतीय समाज उसकी विशेषता, दूसरे में छत्तीसगढ़ के नियम अधिनियम है, तीसरे में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है, लोक कल्याणकारी योजनाएं। पार्ट 2 नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन स्पोर्ट्स है। पार्ट 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सब चीज रखा गया, शैक्षणिक संस्थान है, शिक्षा से रिलेटेड सब चीजें। तो ऐसे पूरे 3, 4, 5, 6, 7 3 पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पर एकदम डिटेल में नहीं बताया गया है, अगर आपका कमेंट आएगा तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमको आपको जानकारी देना था स्टेट सर्विस से रिलेटेड कि क्या क्या सावधानियां आपको रखनी, और जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होंगे उन लोग समझ रहे होंगे बातों को। कई ऐसे प्रतिभागी है और कई ऐसे संस्थानें हैं जो इस मौका का फायदा उठाते हुए क्रैश कोर्स लेके आते हैं। क्रैश कोर्स बुरा चीज नहीं है बोल रहा हूँ, अच्छा चीज है, लेकिन उनके लिए अच्छा है जो पहले से प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। क्योंकि ये जो प्रीलिम्स होना है फरवरी में होना है, 22 फरवरी, ऐसे अब तक ऐसा ट्रेंड रहा है कि 8-9 जो दूसरा संडे पड़ता था फरवरी में वो रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। 8 फरवरी को सीटेट है और गेट है 15 फरवरी को, तो डेट 22 फरवरी रखा गया है, थोड़ा से और टाइम मिल गया है। लेकिन जो संस्थानें क्रैश कोर्स चला रही है या जो व्यक्ति एकदम फ्रेशर है और क्रैश कोर्स जा रहा है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि भैया प्रीलिम्स निकालना बस इसका उपलब्धि नहीं है, या आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेन है, मेन के बाद इंटरव्यू है, और मेन सबसे बड़ा फैक्टर है, जानते होंगे आप, स्कोर को ऊपर नीचे करने में। इंटरव्यू मैटर करता है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेन में आपका स्कोर अच्छा होगा तभी तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा इंटरव्यू के लिए। तो जो व्यक्ति एकदम फ्रेशर है और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो ना करिए, आप घर में बैठ के 2-3 महीना और पढ़ लीजिए। और आजकल तो YouTube में इतने सारे कंटेंट है, आपको इजीली कई कोचिंग संस्थान जो है वो फ्री में आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पढ़ लीजिए। क्योंकि आप प्रीलिम्स तो निकाल लेंगे क्रैश कोर्स करके, मेन में जाके फंस जाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए होता है 1.5 साल का। स्टेट सर्विस की जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनसे पूछिएगा, आप सलाह लीजिए, क्योंकि समय इतना बहुमूल्य है कि आप बिना सोचे समझे इस फील्ड में आ नहीं सकते हैं। आपको किसी ना किसी का एडवाइस लेना पड़ेगा, और आपके पास पर्सनल एडवाइस नहीं है तो कोचिंग संस्थान उस पर काम कर रही है, वो आपके मेंटर के रूप में काम कर रही है। तो कहीं भी क्रैश कोर्स चल रहा होगा, फ्रेशर से एकदम रिक्वेस्ट है कि वो ये कदम ना उठाएं, क्योंकि आपके लिए संभव नहीं है। आप आज अगर क्रैश कोर्स कहीं लॉन्च हो गया दिसंबर जनवरी में, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, 1.5 साल की तैयारी है। मतलब आप फाइनली अपने आप को ठगने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मेरे को ठगिए, मेरे समय को लीजिए, टाइम पास करिए मेरे साथ। तो थोड़ा से चीजों को समझिएगा, जो एस्पिरेंट्स अभी प्लान कर रहे होंगे कि ये सब चीज हमको करना है। अब मैं इन दोनों के एग्जाम डेट पर आता हूं, जो आपको बताया हूं। मैंने क्या बोला कि प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स होता है एक ही दिन में होगा वो प्रीलिम्स जो पेपर है वो। अब होता क्या है, जैसे इस बार मैं बोला कि 22 फरवरी डिसाइड है, 22 फरवरी 2026 को
वो राज्य सेवा की तैयारी करने वाले के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो उस इमोशन को वही समझ सकते हैं और सिलेक्शन के बाद वो आपको डिलीवर कर सकते हैं। 22 फरवरी 2026, क्योंकि 2 पेपर बोला हूं तो एक ही दिन में 2 पेपर होता है, 2 शिफ्ट में होगा। जो इसका पहला शिफ्ट होता है 2 घंटे का ही पेपर है, 10 से 12 10 से 12 बजे के बीच 2 घंटे का ये पेपर है। इस 2 घंटे में होगा 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में 2 अंक है, निगेटिव मार्किंग है 1/3, वो सब आपको जानना है जो पहले मैं बता चुका हूं। फिर इंटरवल रहेगा 3 घंटा। अगला जो पेपर होना है अगले शिफ्ट में होना है जो कि सी सेट का पेपर होता है, ये होगा 3 से 5 बजे के बीच। ये भी 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन मिलेगा, हर क्वेश्चन में 2 अंक रहेंगे। शिफ्ट फर्स्ट में होता है जीएस का पेपर, अब जीएस समझा दिया हूं, 2 पार्ट में बटा हुआ है। शिफ्ट सेकंड में होता है सी सेट का पेपर, मतलब 22 फरवरी को ये होने वाला है। फिर रिजल्ट आएगा इसका, मॉडल आंसर अमेंडमेंट आंसर के साथ रिजल्ट डिक्लेयर होगा और डेट बताने की परंपरा चल रही है हमारे यहाँ की मेन कब लिया जाएगा। तो मेन का डेट डिक्लेयर कर दिया गया इस एडवर्टाइजमेंट के साथ। जो मेन एग्जाम होना है स्टेट सर्विस का 2025 का, स्टेट सर्विस 2025 का जो मेन एग्जाम होना है वो डिसाइड है 16, 17, 18, 19 मई में ये एग्जाम होना है 2026 में एग्जाम होना है मई में। 16 डेट आप नोट कर लीजिए। जो स्टेट सर्विस के लिए प्रतिबद्ध है और मैं कथो अपन लैंग्वेज में जो कफन बांध के आ है कि करना ही है कुछ स्टेट सर्विस में ही उपलब्धि अर्जित करना है, तो वो जो कफन बांध के उनके लिए एक डेट महत्वपूर्ण डेट है जो लिखा जा रहा है। 22 फरवरी को स्टेट सर्विस प्रीलिम्स का एग्जाम है, प्रिलिमिनरी का। मेन एग्जाम है 16, 17, 18, 19 मई को। आप जानते होंगे कि 7 पेपर मैं बता ही दिया हूं, 7 पेपर है तो 4 दिन में कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग के 3 दिन में 2-2 शिफ्ट में होता है पेपर, तो 3 दिन में मतलब पहला पेपर भाषा है, दूसरा पेपर निबंध है, लैंग्वेज है ये। और फिर ऐसे है, ये दोनों एक ही दिन में होगा। 16 तारीख को पहला शिफ्ट होगा 9 से 12 पहला शिफ्ट, और उसके बाद दूसरा शिफ्ट होगा 2 से 5, 3-3 घंटे का 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर है। ध्यान देंगे मेन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप कंपलसरी होता है, क्वेश्चन लिखेंगे तो पाएंगे, नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं हो जाने वाला है। लेकिन यहां पर भी कैटेगरी है तो 23% मार्क्स ईच पेपर चाहिए ही। अगर किसी पेपर में आपका 23 मार्क्स नहीं आया तो आप फेल हैं, या आप एब्सेंट हो गए किसी पेपर में किसी कारणवश तो आप फेल हैं, मतलब डिस्क्वालीफाई हैं, आप अगला इस पेपर में मेन के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। जो 17 तारीख को होगा फिर से 2 पेपर, तो पेपर नंबर 3 जीएस का पहला पेपर, पेपर नंबर 4 जीएस का दूसरा पेपर, सेम टाइम 9 to 12 नून, 2 to 5 PM वो रहेगा 3 घंटे का। सेम कहानी, पेपर नंबर 5 जीएस का 3rd और पेपर नंबर 6 जीएस का 4th नंबर पेपर, जिसमें जियोग्राफी, इकोनॉमी है, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी एंड सोशल एस्पेक्ट छत्तीसगढ़। तो ये फिर सेम टाइम के साथ वही जो दिख रहा है। और जो 19 मई को होगा वो पेपर नंबर 7 होगा, एक ही शिफ्ट में 9 to 12। और इस प्रकार मेन का एग्जाम होना है मई में 16, 17, 18, 19। आप देख लीजिए टाइम 22 फरवरी को हो रहा है, मतलब मार्च, अप्रैल और मई का आधा ले लीजिए, 2.5 महीने का टाइम है आपके पास। उधर का 6 दिन कंसीडर कर लीजिए तो मोटा मोटा आप बोल सकते हैं 80 दिन आपके पास है कि उस 80 दिन में चीजों को समेटना है। अब आप ही बताइए तो क्रैश कोर्स करेंगे वो कैसे कर लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना तो कुछ नहीं है। क्या प्रीलिम्स निकाल लिए सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स निकाले तो मेंस के लिए जूझना पड़ेगा और मेन का सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसके लिए तैयारी चाहिए ही, और 2.5-3 महीने में नहीं होने वाला। जो फ्रेशर है उनके लिए बोल रहा हूं भाई,
जो पहले से पढ़ लिए वही क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। किसी कारणवश ड्यूटी में नौकरी में है तो छूट गया है तो रिकॉल हो जाए, उतना टाइम वो नहीं दे पा रहे अपने नौकरी के कारण या किसी कारणवश, तब की स्थिति में वो क्रैश कोर्स काम आता है। तो चीजों को समझे, उसके हिसाब से अपने तैयारी को अब आप लग जाइए। नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके लिए एडवांटेज लेके आ रही है। अब मैं पिछले कट ऑफ पर बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर कट ऑफ क्या है, लोगन यही पूछते हैं कि कट ऑफ क्या है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, पेपर के स्टैंडर्ड के ऊपर। अब जैसे मैं ही अपनी बात करूं तो मैं जो है वो लगभग 10 साल हो गया पढ़ाते, जनवरी 2015 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, और इस बीच मैंने भी स्टेट सर्विस दी है और 9 बार मैं स्टेट सर्विस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूं। लोक सेवा आयोग के वेबसाइट में आपको डेटा मिल जाएगा। 2013 से लेके 19 तक कंटिन्यू है 7 बार, और उसके बाद 22 और 23 में स्टेट सर्विस दिया है मैंने। तो कट ऑफ जो है वो उसका स्टैंडर्ड हर बार अलग अलग होता है। अब केवल मैं स्टेट सर्विस देता तो एक अलग इंफॉर्मेशन मेरे पास होता। मैं स्टेट सर्विस देने के साथ साथ अपना आजीविका चलाने के लिए समझ सकते हैं जो भी है, पढ़ाता भी हूं मैं, तो मेरे को दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी पता है। और आप भी ये चीज समझ सकते हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर आप प्रीवियस 2012 से लेके 24 तक के स्टेट सर्विस प्रीलिम्स के पेपर को देखेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किसी भी पेपर में कट ऑफ का अनुमानित आंकड़ा हो क्या सकता है। पेपर का स्टैंडर्ड समझ जाएंगे आप तो समझ आ जाएगा कि इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो पेपर देखते ही अनुमान लगा लिया जाता है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी चाहिए भाई। एक फ्रेशर है वो अनुमान नहीं लगा पाएगा क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। तो कट ऑफ हर बार अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, पेपर के स्टैंडर्ड पे। जैसे एग्जांपल दूं मैं, 18-19 का स्टेट सर्विस देखिएगा, एकदम सरल आ गया था, नो डाउट कट ऑफ जो है 140 प्लस गया था। मैं अनरिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कैटेगरी पे नहीं आ रहा हूं, नॉन कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं। 140 प्लस था, पिछला देख लीजिए 110 में हो गया है, नॉन कैटेगरी अनरिजर्व। तो पेपर के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करेगा। अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि आप बोले 19 में 140 गया था, 24 में 110 आ गया, ऐसा क्या हो गया। तो पेपर देखिए, समझ आएगा आपको कि ऐसा क्या हो गया है। तो पेपर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर कितना बनाना चाहिए तो सेफ रहेगा। अरे भाई पेपर तो पहले देख लीजिए, उसके हिसाब से जज करिए। इसलिए मैं जिस प्लेटफॉर्म में खड़ा रहा वहां बोला सब विद्यार्थी को कि आप जो है 12 से लेके 24 तक का पेपर देखिए, स्टैंडर्ड को देखिए कि कौन सा इजी है, कौन सा पेपर टफ है, कौन सा पेपर मॉडरेट है, उसके हिसाब से उसका कट ऑफ देखिए। अब ये तो अच्छा हो गया कि पिछले 2 साल से कट ऑफ आ रहा है, इससे पहले कट ऑफ तो आता ही नहीं था। बस हम वो जो लिस्ट देखते थे उससे एज्यूम कर पाते थे कि अच्छा, सुनते थे लोगों का तो हाँ ये कट ऑफ गया होगा। इस बार तो ऐसा हो गया कट ऑफ खुद लोक सेवा आयोग ने जारी करना शुरू कर दिया है। तो मैं पिछले कट ऑफ की बात कर रहा हूं। ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, अगर आपको ब्लर हो रहा होगा ये चीजें, तो ये आयोग के वेबसाइट में है, वहां से जाके देख सकते हैं। cgpsc.gov.in वेबसाइट है, उसमें रिजल्ट क्लिक करिएगा। रिजल्ट में जाना है स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2024, उसके रिजल्ट में जाना है। उसको क्लिक करेंगे तो उस रिजल्ट का पूरा डेटा खुलेगा, लास्ट में दिया हुआ है ये। तो अनरिजर्व का कट ऑफ पिछले बार की कहानी है, बढ़िया से बताया इसमें कि रिक्वायर्ड था, मैं बोल रहा हूं नहीं दिख रहा होगा आपको, 1065, मिले कैंडिडेट 941, जिसमें से अनरिजर्व से 147 हाईएस्ट मार्क है, 147.7695, मिनिमम मार्क्स है 110.6553। मतलब मिनिमम कहने का मतलब कट ऑफ इसी को बोल रहा हूं मैं, कट ऑफ गया है 110 नंबर, 110.65। अनरिजर्व का, ओपन का भाई अब क्या होता है वो समझते होंगे आप। अनरिजर्व फीमेल का कट ऑफ है ये जो है 110.6553 फीमेल के लिए ओपन, केवल फीमेल, ओपन लिखा हुआ है, ओ का मतलब ओपन है, केवल फीमेल, इसका 112 नंबर गया हुआ है कट ऑफ। पिछला अगर देखें तो ये अनरिजर्व पोस्ट के लिए है, जो आरक्षित नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित था पोस्ट, उसमें ओपन की बात कर रहा हूं, तो ओपन के लिए रिक्वायर्ड था 450, मिले 371, 371, कट ऑफ है उनका 93.4728 एससी शेड्यूल कास्ट। वैसे आप देख सकते हैं आराम से, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। एसटी अगर देखें
तो एसटी का लास्ट कटअप था 80.4141। तो ये कुछ कटअप आपको दिखेगा अनरिजर्व का, एसटी का, एससी का, वहां से आप देख सकते हैं इसमें ब्लर हो रहा होगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इस कटअप के हिसाब से अपनी तैयारी को जज नहीं करना है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पिछला पेपर देखें और लेवल को देखें, उसके हिसाब से आप जज करें कि इसमें इतना गया ही क्यों या इतना कम ही क्यों गया। अगला क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले पेपर के लिए कि मान लीजिए ऐसे टाइप का पेपर आया तो क्या 110 सही है, क्योंकि एग्जाम के पहले कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी कितना महारत आदमी हो वो ये नहीं बोल सकता है कि सेफ स्कोर है 110 120, क्योंकि हम ऐसे ऐसे सिचुएशन देखे हैं 19 प्रीलिम्स 140 भी गए हैं, तब क्या आप बोल सकते हैं 120 सेफ है। वो पेपर के उस समय की स्थिति पर पता चलता है और वो पेपर देने के बाद ही जजमेंट होता है कि अच्छा ये हो सकता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल मिस्टेक होता ही है, कुछ क्वेश्चन डिलीट होते ही हैं। नॉर्मल अब तक का जो परंपरा है पीएससी का उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट होते ही हैं, तो वो भी थोड़ा सा खेल को बिगाड़ता ही है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो एस्पिरेंट राज्य सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका स्वर्णिम दिन स्टार्ट हो चुका है आज के एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं वो अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और जो सोच रहे हैं तैयारी करने का उनसे पुनः निवेदन है कि वो क्रैश कोर्स तो खास करके ना करें। मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंच से ही बोल रहा हूं। तो मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं कि अगर जो फ्रेशर है वो क्रैश कोर्स के झांसे में ना आए। आपको अगर पढ़ना होगा तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, टीचर्स के अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। आप 2-3 महीना में कुछ झंडा नहीं गाड़ सकते हैं। एक शब्द में बोला जाए, एकदम खरी खरी बोला जाए तो समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। जो प्रतिभागी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। हर वर्ष की भांति दिल्ली आईएएस एकेडमी ने भी वर्ष 2024 के राज्य सेवा परीक्षा में कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 246 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, एडवर्टाइजमेंट 2024 में, जिसका रिजल्ट अभी रिसेंट में 20 नवंबर 2025 को आया है। तो इसमें हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से और इंटरव्यू टेस्ट सीरीज गाइडेंस प्रोग्राम से भी कई प्रतिभागी सेलेक्ट हुए हैं। तो क्लासरूम प्रोग्राम से जो हमारा सिलेक्शन है उसमें शामिल विद्यार्थी 85 विद्यार्थी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से सेलेक्ट हुए हैं 246 सिलेक्शन लिस्ट में, जिसमें से 152 लोग इस दिल्ली आईएएस एकेडमी से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहने का मतलब हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट रहे हैं, वहीं अप्रत्यक्ष कहने का मतलब वो हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज से जुड़े रहे हैं। तो एक कीर्तिमान स्थापित किया है दिल्ली आईएएस एकेडमी ने। तो आप आगे स्टेट सर्विस की तैयारी के लिए विकल्प के रूप में हमारे संस्थान को ले सकते हैं, उनके कीर्तिमान को देखते हुए, उनके सक्सेसफुल रिकॉर्ड को देखते हुए। तो जो भी प्रतिभागी स्टेट सर्विस 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना है दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के टीम की ओर से।